हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल सरल किताब में स्वागत है। मैं दिवाकर मौर्य सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की इलेक्ट्रिकल मशीन की वीडियो आपके सामने कंटिन्यूस करूंगा। इसमें हम डीसी मशीन, एसी, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, तीन मशीनों के बारे में पढ़ना है और आपको दोस्तों कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगी इस YouTube चैनल पे। मैं दिवाकर मौर्य रोज़ एक वीडियो आपको अपलोड करके आपके अपने YouTube चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। ये इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है, थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड ईयर। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन के बारे में हमें पढ़ना है। डीसी मशीन दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला डीसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये डीसी मशीन होता क्या है। डीसी मशीन मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करे, उसे हम डीसी मशीन कहते हैं। और अगर डीसी जनरेटर हम ले रहे हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और डीसी मोटर मीन्स डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये चेंज करेगा। देखिए, डीसी जनरेटर का प्रयोग पहले किया जाता था जब थायरिस्टर फैमिली 1950 में नहीं बनी थी। आजकल डीसी जनरेटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है क्योंकि आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग हो गया है। हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर लेते हैं और उस वोल्टेज को वेरी भी कर लेते हैं और आसानी से हम एसी को डीसी में चेंज कर ले रहे हैं। इसीलिए डीसी जनरेटर का प्रयोग बंद हो गया है। लेकिन डीसी मोटर का वर्तमान समय में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है। उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छी है। मीन्स कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अच्छा होने की वजह से, जैसे कि ट्रैक्शन में हम डीसी सीरीज़ मोटर का प्रयोग करते हैं और कांस्टेंट स्पीड अप्रॉक्सीमेटली हमें चाहिए तो हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। और इस डीसी मोटर के स्पीड को हम वेरी भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेरिएशन इसी डीसी मोटर में कर सकते हैं। इसीलिए हम आज वर्तमान के समय में भी हम डीसी मोटर का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर के बारे में मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि डीसी जनरेटर है क्या। डीसी जनरेटर बेसिकली फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित होता है। इसमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा हम फैराडे के राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं तथा यह डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित होता है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अब देखेंगे दोस्तों कि ये चेंज कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, उसकी फील्ड को अलग से डीसी सोर्स लगा के सप्लाई देते हैं, जबकि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में जनरेटर की स्वयं डीसी धारा द्वारा उसके फील्ड को एक्साइट किया जाता है। और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ता है, उसके लिए अलग से डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जबकि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में ऐसा नहीं है, हम स्वयं की धारा से उसके फील्ड को एक्साइट करते हैं। और दोस्तों, आपको एक टर्मिनोलॉजी और जानना बहुत ज़रूरी है कि डीसी जनरेटर में हमेशा परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट बड़ी डीसी मशीन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। बड़ी डीसी मशीन में मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं बना पाएगा, इसीलिए उसके कोर पे फील्ड वाइंडिंग लगा के हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। दोस्तों देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि डीसी जनरेटर काम कैसे करेगा। मान लीजिए कि ये डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर, और इसके रोटर को हम प्राइम मूवर से घुमाते हैं और प्राइम मूवर को जो ऊर्जा मिलती है, ये जो प्राइम मूवर को ऊर्जा मिलती है ना, ये पावर प्लांट से मिलती है। ये पावर प्लांट
अब देखिए आप पावर प्लांट के रूप में क्या होगा, चाहे आप थर्मल पावर प्लांट यूज कर लीजिए, थर्मल पावर प्लांट, चाहे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज कर लीजिए, चाहे आप गैस टरबाइन पावर प्लांट यूज कर लीजिए, गैस टरबाइन पावर प्लांट, या डीजल, और प्राइम मूवर के रूप में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डीजल या पेट्रोल इंजन का, पेट्रोल इंजन का। फिर आपको पावर प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पावर प्लांट की ज़रूरत पड़ती है थर्मल, जैसे कि इस पावर प्लांट को यांत्रिक ऊर्जा देना है तो थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग करोगे। अब थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर या आपका हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब बेसिकली प्राइम मूवर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। अब प्राइम मूवर बेसिकली है क्या, एक टरबाइन होती है, ये बेसिकली टरबाइन होती है, इसमें ब्लेड लगे होते हैं, मीन्स इस तरह से कुछ होता है, ये इसके ब्लेड होते हैं। सभी में जो कार्यकारी पदार्थ होता है ना, वाटर होता है, पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं और स्टीम को उस पर हम छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, ये मोशन करने लगता है, डायनेमिक गति में आ जाता है, या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो डीसी जनरेटर का सॉफ्ट इसके सॉफ्ट से जुड़ा होता है, कपल्ड होता है। तो अब डीसी जनरेटर का जो सॉफ्ट होता है ना, उसमें हम रोटर वाइंडिंग, रोटर के स्लॉट कनेक्ट किए रहते हैं। अब ये ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है ना, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अनुसार होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होता है। इसी के द्वारा जो डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ है ना, उसी से हमें कम्यूटेटर के द्वारा चेंज करके हम डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे कि ये डीसी जनरेटर में अगर इंड्यूस ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ है ना, उसकी दिशा हम किससे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल से हम ज्ञात कर लेते हैं कि किस दिशा में वो इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। अब मैं डीसी जनरेटर के स्टेटर और रोटर पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा। स्टेटर मीन्स होता है डीसी जनरेटर का स्थिर भाग, और डीसी जनरेटर में एक और पार्ट होता है मेन रोटर। रोटर का मीन्स कि डीसी जनरेटर का इस घूमने वाला भाग, रोटर मीन्स घूमने वाला भाग, और स्टेटर मीन्स स्थिर भाग। अब देखते हैं कि स्टेटर में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। दोस्तों स्टेटर में मेन पार्ट्स देखते हैं कौन कौन सा होता है। स्टेटर का मैंने डिफिनीशन बताया कि डीसी मशीन का स्थिर भाग मीन्स नहीं घूमने वाला भाग। अब देखिए पहला आएगा इसमें पोल कोर। अब दूसरा होगा इसमें फील्ड वाइंडिंग। मैं अभी सभी के बारे में आपको बताऊंगा कि पोल कोर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, और फील्ड वाइंडिंग उसके बाद पोल शू क्या होता है, पोल शू। स्थिर भाग में पोल शू भी आता है, और चौथे में इंटरपोल, और स्थिर भाग में आता है आपका योक या फ्रेम हो गया। और इसके स्थिर भाग में कार्बन ब्रश भी आता है, कार्बन ब्रश, और इसमें बियरिंग भी आती है। ये सभी स्थिर भाग होते हैं, घूमते ही नहीं है डीसी जनरेटर में। और जो घूमने वाले भाग होंगे उसे हम रोटर कहेंगे, बियरिंग हो गया। इसके बाद बेस होता है जिसको हम फाउंडेशन पे कसते हैं, वो हो गया। और आई बोल्ट होता है जनरेटर में कोई भी खराबी होने के बाद। अब इसी आई बोल्ट को हम क्या करते हैं, उठाते हैं। आई बोल्ट को हम यहाँ से उठाते हैं, इसको लिफ्टिंग बोल्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका डायग्राम बना के कि ये अब डायग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि पोल कोर किस मटेरियल का बनता है, काम क्या है, फील्ड वाइंडिंग क्या है, काम क्या करती है डीसी जनरेटर में। क्योंकि आप संरचना में इन सब चीज़ों को लिखेंगे हेडिंग डाल के। आपके सेमेस्टर के क्वेश्चन में 5 नंबर का आता है, डीसी जनरेटर की संरचना तथा कार्यविधि के बारे में लिखिए।
तो आप इसको कम से कम 2 या 3 पेज में बिल्कुल अच्छे से फुल कॉन्फिडेंट के साथ लिख सकते हैं। बस ध्यान से आप मेरा एक बार लेक्चर सुनिए। और पूल शू क्या होता है, इंटरपोल क्या होता है, योक या फ्रेम क्या होता है, कार्बन ब्रश क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, बेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए रोटर, डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग उसे हम रोटर कहते हैं। रोटर में क्या क्या आएगा, आर्मेचर स्लॉट आएगा, आर्मेचर स्लॉट अभी मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। दूसरा आएगा आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, और फिर आएगा आपका कैम्यूटेटर, कैम्यूटेटर। ये इतने घूमने वाले भाग होते हैं। और एक ले लीजिए और सॉफ्ट, ये भी घूमने वाला भाग होता है, सॉफ्ट। आर्मेचर स्लॉट, आर्मेचर वाइंडिंग, कैम्यूटेटर और स्लॉट। दोस्तों ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है, मीन्स इसको हम रोटर को अगर घुमाएंगे तो ये डीसी जनरेटर के रूप में काम करेगा तथा सप्लाई देंगे तो डीसी मोटर के रूप में काम करने लगेगा। अब देखते हैं कि इसके स्टेटर में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्टेटर मतलब कि डीसी जनरेटर का स्थिर भाग। अब स्थिर भाग में देखिए क्या आएगा, सबसे पहले योक या फ्रेम, इसको हिंदी में बोलते हैं ढांचा। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप मटेरियल बताइएगा, फिर बताइएगा कि कार्य क्या है डीसी जनरेटर में, सबसे अच्छा तरीका होता है। तो योक या फ्रेम या ढांचा डीसी मशीन का या ढलवा लोहे का बना होता है, कास्ट आयरन का भी बनाते हैं या कास्ट स्टील का। अगर डीसी मशीन बड़ी साइज़ में बनानी है तो आप कास्ट स्टील यूज़ करिएगा, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी दोगुनी होती है और कास्ट आयरन की तुलना में वो आधी साइज़ की बनेगी। अगर बड़ी डीसी मशीन होती है तो हम साइज़ ध्यान देते हैं, अगर छोटी डीसी मशीन है तो हम रुपया कॉस्ट ध्यान देते हैं। इसलिए बड़ी डीसी मशीन बनाने के लिए हमें बेस्ट योक के लिए हमें मटेरियल चाहिए जो कि कास्ट स्टील से मिलती है। अब देखते हैं कि कार्य क्या है। इसका कार्य है मशीन के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा कार्य है धूप, गंदगी, मिट्टी, पानी से इसके आंतरिक भागों में सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा काम होता है कि यह मैग्नेटिक फील्ड को भी पूरा करता है। डीसी मशीन का योग मैग्नेटिक फील्ड को भी पूरा करता है, लेकिन आप अगर एसी जनरेटर में जाएंगे या सिंक्रोनस मशीन में तो वहाँ उसका काम सिर्फ आर्मेचर स्लॉट को साधे रखना है, जबकि इसमें इसका काम मैग्नेटिक फील्ड को पूरा करना भी होता है। देखिए फिर से सुन लीजिए कि इसका काम है बाहर से कोई भी मैकेनिकल इंजरी से बचाना, जैसे कि धूप, गंदगी, मिट्टी, पानी से ये आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा काम होता है कि यह मैग्नेटिक फील्ड को पूरा भी करता है। और एक काम और है कि ये जो पोल कोर होता है ना, इसी के ऊपर हम इसको लगा के रखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोल कोर है ना, इसी बेस के रूप में ये काम करता है, इसी के ऊपर हम इसको लगाते हैं। अब ये हो गया आपका पोल फ्रेम हो गया पूरा। अब पोल कोर के बारे में पढ़ते हैं। ये सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है। अब देखिए पतली पतली पत्तियां हमने कर लिया, उस पर अब वार्निश की लेयर चढ़ा देते हैं दोस्तों। अब वार्निश की लेयर या पतली पतली पत्तियां प्रयोग करने से ईडी करंट लॉसेस कम हो जाती है। आप कहेंगे दोस्तों कि सिलिकॉन स्टील ही क्यों यूज किया? इसके कारण हिस्टेसिस हानि कम हो जाती है, हिस्टेसिस लॉसेस में कमी होती है। अब हम क्या करते हैं, पतली पतली पत्तियों को लेकर स्टैंपिंग कर देते हैं। स्टैंपिंग कर देते हैं तो यह एक पोल कोर का संरचना ले लेता है, जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा। अब कार्य देखेंगे दोस्तों कि पोल कोर का कार्य क्या है। इसी के ऊपर फील्ड वाइंडिंग हम लपेटते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फील्ड वाइंडिंग कहाँ लपेटी गई है? इसी के ऊपर तो लपेटी गई है, तो इसका कार्य है फील्ड वाइंडिंग को अपने ऊपर सहारा प्रदान करना, अपने ऊपर रखे रहना। अब दोस्तों क्रम से हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने योग देखा, फिर पोल कोर देखा। अब हम देखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग, जिसके 4 नाम होते हैं, फील्ड वाइंडिंग, पोल वाइंडिंग, एक्साइटिंग वाइंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग। अब इसके बारे में आपको बताने के लिए मैंने सबसे पहले आपको तरीका बताया था कि ये किस मटेरियल का बना होता है। तो फील्ड वाइंडिंग कॉपर का बनता है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, इसका मतलब कि उसमें करंट बहुत आसानी से पास होने देगा।
और सिल्वर इससे भी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर चांदी ना बहुत महंगा होता है। अब सिल्वर आप यूज़ करेंगे इस जनरेटर में, चांदी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वर्तमान में, तो ये जनरेटर बहुत महंगा हो जाएगा, हमें कॉस्ट भी ध्यान देना है। इसलिए हम सिल्वर युग का तार न यूज़ करके हम कॉपर का तार यूज़ करेंगे। अब इसका कार्य आप पूछेंगे कि इसका कार्य क्या है, तो इसका मेन काम है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना। और आपको मैं एक कॉमन बात बता देता हूँ, चाहे स्टेटर की वाइंडिंग हो चाहे रोटर की वाइंडिंग हो, हमेशा कॉपर की ही यूज़ करेंगे। कॉपर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर के बाद इसी का कंडक्टिविटी में स्थान आता है, मतलब ये बेस्ट चालकता होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसमें आसानी से करंट पास होता है। अब देखते हैं दोस्तों पोल शू भी सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं शू मतलब जूता, ये जूते के आकार का है, तो इसीलिए इसे पोल शू नाम दिया गया। आपने बता दिया मटेरियल किसका प्रयोग किया जाता। अब बताइए कि इस पोल शू का काम क्या है। आर्मेचर की परिधि पर फ्लक्स को एक समान रूप से फैलाता है। ये दोस्तों क्या करेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की तरफ निकल गई थी, तो ये यहीं से यहीं निकल गई थी, लेकिन पोल शू लगा दिया ना तो फैला दिया, आर्मेचर की परिधि पर पूरे एक समान रूप से फैला दिया तो कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से सेटअप हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये इंटरपोल क्या है, ये दो जो पोल लगे हैं, अब इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। डीसी मशीन में जितने मेन पोल होंगे ना उतने इंटरपोल होंगे, और दो मेन पोलों के बीच में इंटरपोल लगाया जाता है। देखिए एक दो मेन पोल हो गए, और इसमें एक दो इंटरपोल हो गए। अब देखिए इंटरपोल लगाने और लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे जनरेटर है ना, तो आगे वाले भाग को ध्यान देके इसका नाम लिखेंगे। जनरेटर है, जैसे ये जनरेट, मान लीजिए सपोज करिए ये जनरेटर के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इस इंटरपोल का नाम कैसे लिखेंगे। एन पोल है तो इसका अगला पोल देखिए, एस पोल है तो एस पोल लिख दीजिए। मोटर में क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज ध्यान दीजिए। जैसे एन है तो ये अगला इसका पोल एस है, तो इसको आप लिखेंगे एस पोल। ये होता है इंटरपोल लिखने का तरीका। अब देखिए दोस्तों, डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग काम क्या करता है, यह आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। आर्मेचर रिएक्शन अगला टॉपिक है आपका, डीसी जनरेटर के बाद मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो ये दो प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग। यह दोनों प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब इसमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी लगाएंगे। इसके पोल फेज में हम क्या करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी लगाते हैं, जो आप ये भी आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग तथा डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, बस आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि लोड पर आर्मेचर का जो फील्ड या फ्लक्स होता है ना, स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का विरोध करता है, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसको लिख लीजिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये, कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये पोल फेस के ऊपर लगाया जाता है, पोल फेस के ऊपर लगाया जाता है, और ये दो मेन पोलों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं रोटर का मीन्स होता है डीसी जनरेटर का घूमने वाला था। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा कि आर्मेचर का स्लॉट और आर्मेचर की वाइंडिंग, कैलकुलेटर और इसका शॉफ्ट, इतने भाग होते हैं। अब क्रम से देखते हैं, ये जो आर्मेचर स्लॉट होता है ना, वो भी सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है, तथा उसमें हम खांचे काट लेते हैं। इसमें खांचे तीन प्रकार के करते हैं, ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट या क्लोज स्लॉट। अब इस डीसी जनरेटर में सबसे ज्यादा प्रयोग हम सेमी क्लोज स्लॉट का ही प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है। और ये जो आर्मेचर का स्लॉट है, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, पतली पतली पत्तियों का प्रयोग किया है, उस पे वार्निश की लेयर चढ़ा दी है, जिसके कारण डीसी जनरेटर या डीसी मशीन में
एडी करंट लॉसेस को हम कम कर सके या मिनिमाइज कर सके। और सिलिकॉन स्टील का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि इससे हिस्टेरिसिस लॉसेस कम हो जाएगा। जब मैं डीसी जनरेटर का लॉसेस पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल में बताऊंगा कि एडी करंट लॉसेस होता क्या है, हिस्टेरिसिस लॉसेस होता क्या है, इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, डीसी मशीन में या कुल लॉसेस का कितना भाग होता है। अब देखिए दूसरा है आर्मेचर वाइंडिंग। मैंने बताया था कि आर्मेचर चाहे स्टेटर का हो चाहे रोटर का, मींस चाहे फील्ड का हो चाहे आर्मेचर का, हमेशा कॉपर की ही यूज करेंगे। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए हम यूज करेंगे। अब इसमें आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या है, मतलब इसमें जो वाइंडिंग लगाया है उसमें क्या काम है। इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है एसी नेचर का, जिसको कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका मेन काम है कि इसके वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है इसी वाइंडिंग में, और कम्यूटेटर से इसका कनेक्शन होता है कॉपर या लक्स से। फिर हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर उस एसी नेचर को चेंज करके कार्बन ब्रश की सहायता से, ये देख रहे हैं कार्बन ब्रश की सहायता से बाहर सप्लाई के रूप में दे देगा। जैसे हम बाहर सप्लाई के रूप में यहां से निकाल लेंगे, ये हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहां से सप्लाई के रूप में हम बाहर निकाल लेते हैं डीसी सोर्स। डीसी जनरेटर का मतलब है कि डीसी जनरेट करना, जनरेटर मतलब जनरेट करना, नाम जैसा कि डीसी जनरेटर, तो ये डीसी को जनरेट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब कम्यूटेटर काम देखते हैं। ऐसे का डीसी मशीन में पूछा जाए कम्यूटेटर काम, तो ध्यान से सुनिए, यह एसी को डीसी तथा डीसी को एसी दोनों चेंज करता है। लेकिन डीसी जनरेटर में देखा जाए तो यह एसी को डीसी में चेंज करेगा तथा डीसी मोटर में यह जो डीसी विद्युत ऊर्जा देते हैं ना उसको वह एसी में चेंज करता है। अब देखते हैं, मैंने सबसे पहले आपको लिखने का तरीका बताया था कि आपको बताना किस मटेरियल का बना है। तो ये जो कम्यूटेटर है ना, ये हार्ड ड्रॉन कापर मींस कठोर कर्षित ताम्र का बना होता है। और इसके जो कापर की जो सेगमेंट है ना, ये जैसे दो कॉपर के सेगमेंट है तो इसके बीच में माइका का इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, जिससे कि ये कॉपर के जो सेगमेंट है ना आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। इसलिए हमने क्या किया, दो सेगमेंट के बीच में हमने एक माइका का लेयर चढ़ा दिया। अब ये कम्यूटेटर जैसे डीसी जनरेटर आप पढ़ गए ना, इसमें मेन काम है कि ये एसी को डीसी में चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि डीसी मशीन में हमेशा उसके आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर, उसके आर्मेचर में हमेशा एसी ही उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होता है वो सिर्फ एसी पे ही काम करता है। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ होना चाहिए, मींस उसको एसी नेचर का होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर में हमेशा एसी उत्पन्न होगा। अब एसी उत्पन्न होगा तो कम्यूटेटर क्या करेगा, अगर जनरेटर है तो उस एसी को डीसी में चेंज करके बाहर हमें सप्लाई के रूप में दे देगा। अब मोटर है तो हम उसको मोटर को डीसी सप्लाई देंगे तो कम्यूटेटर क्या करेगा, कार्बन ब्रश के साथ सप्लाई मिलेगी तो उस डीसी को एसी में चेंज करके आर्मेचर वाइंडिंग हो देगा दोस्तों। अब इसका लास्ट है सॉफ्ट जो होता है ना माइल्ड स्टील का बना होता है, इसी पे आर्मेचर के स्लॉट, आर्मेचर की वाइंडिंग, कम्यूटेटर को हम इंसुलेशन लगा के उसी के ऊपर कस देते हैं, जिसको बोलते हैं झालना। उसी के ऊपर हम झाल देते हैं, मींस अच्छे से फिट कर देते हैं। दोस्तों इसमें आपको बियरिंग नहीं दिख रही है, इसमें सॉफ्ट को मूव कराने के लिए, आसानी से घुमाने के लिए बियरिंग का भी प्रयोग किया जाता है। और दो इंड प्लेट भी होते हैं। दो इंड प्लेट का काम होता है कि जैसे कोई भी इस डीसी मशीन में इंजरी आ जाए तो हम उसको वहीं से खोल के सारे पार्ट्स को निकालते हैं। अब दोस्तों इसका हो गया संरचना में आपने देख लिया स्टेटर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, रोटर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, किस मटेरियल का बना होता है, काम क्या है। अब आप इसकी वर्किंग देखिए, ये काम कैसे करता है, डीसी सप्लाई बाहर निकाल कैसे देता है। देखिए दोस्तों, आपको इस पोल के लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस की इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही, मैग्नेटिक फील्ड का कोण पहले से ही रहता है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़े डीसी मशीन में नहीं प्रयोग किए जा सकते क्योंकि वो बड़ी क्षमता के लिए उतना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए उस पे हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। और फील्ड वाइंडिंग को हम दो प्रकार से सप्लाई दे सकते हैं, सेपरेटली मींस नाम जैसा है, स्वतः उत्तेजित, पृथक उत्तेजित का मीन्स है नाम से कि हम बाहर से पृथक मतलब बाहर से सप्लाई देंगे, और स्व उत्तेजित मतलब स्वयं जो उसमें डीसी सप्लाई उत्पन्न होगी ना उसी से उसको सप्लाई देंगे। और सप्लाई उत्पन्न कैसे होगी, हम जब लोड को कनेक्ट कर देंगे उसमें करंट फ्लो होने लगेगा और उस करंट से ही हम इसको एक्साइट करेंगे। एक्साइट करने का मतलब इसको सप्लाई देंगे। अब देखिए, अब वर्किंग प्लेस में बताएंगे कैसे। एक प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर बेसिकली टरबाइन होती है। अब टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा मिलता कहां से है, पावर प्लांट से। अब देखिए पावर प्लांट के रूप में क्या क्या हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और गैस टरबाइन पावर प्लांट भी आप यूज कर सकते हैं। या तो मैंने आपको समझाया था पावर प्लांट के रूप में, अगर आपको प्राइम मूवर के रूप में अगर आपको डीजल या पेट्रोल यूज करना है इंजन, तो आप इसको यूज कर लीजिए, फिर पावर प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। ये तब यूज करते हैं जब आपको कम डीसी वोल्टेज की आवश्यकता हो तब। अगर लेकिन ज्यादा आपको डीसी वोल्टेज की आवश्यकता है तो आपको प्राइम मूवर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डीजल या पेट्रोल इंजन होते हैं उतनी क्षमता के नहीं होते। और टरबाइन को मींस बहुत ज्यादा हमें मैकेनिकल पावर देने की जरूरत पड़ती है, तो पावर प्लांट की जरूरत हमें पड़ती है। पावर प्लांट का जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो पानी होता है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे थर्मल हो, चाहे गैस हो, उसमें सभी का मेन काम है पानी को गर्म करना, स्टीम बनाना और उस स्टीम को टरबाइन के ब्लेड पे छोड़ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेन आपका काम है इसको घुमा देना, मेन काम है आपको घुमाने के लिए ही हम ये व्यवस्था यूज कर रहे हैं प्राइम मूवर। और प्राइम मूवर को जो मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल पावर हम दे कहां से रहे हैं, इस पावर प्लांट से। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्राइम मूवर है इसके सॉफ्ट से ये कनेक्ट है, तो अगर ये मान लीजिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका सॉफ्ट भी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप बोलेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है ना एन से एस की तरफ, आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो ये कंडक्टर क्या करेगा, फ्लक्स कट करेगा। बेसिकली मान लीजिए कि ये सपोज करिए कि इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, तो घूमेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चारों तरफ है, तो इसको कट करने का मींस है कि इसको टच होके जाएगा, चारों तरफ से टच करेगा, तो इसको धक्का देगा मींस इससे कट रहा है, तो कटेगा तो उसमें एक ईएमएफ एसी नेचर का उत्पन्न होता है। अब जैसा कि डीसी जनरेटर काम है डीसी सप्लाई उत्पन्न करना, एसी उत्पन्न हुआ है, लेकिन हमने लगा रखा है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या काम करेगा, उस एसी ईएमएफ को डीसी ईएमएफ में कार्बन ब्रश की सहायता से पावर सप्लाई के रूप में दे देगा।